एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है थिंकिंग या चिंतन। चिंतन जिससे हम सभी परिचित हैं और हमारे मस्तिष्क में हमेशा हर पल कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन में 24 घंटे में हमारे मस्तिष्क में 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। और हमेशा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो भी हमारे मस्तिष्क में विचार चलते हैं, हम हमेशा या तो पास्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और सोचते कैसे हैं? कई बार जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उनके बारे में सोचते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता, अगर मैंने ऐसे ना करके ऐसे किया होता, ये काम इस तरीके से किया होता, या मैंने गुस्सा ना दिलाया होता, या ये काम तो बहुत अच्छे से हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि हमारे मस्तिष्क में विचारों का एक जोड़ तोड़ चलता रहता है। वो चाहे फिर कोई बात हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, हर चीज़ का हमारे मस्तिष्क में उससे रिलेटेड मैनिपुलेशन चलता ही रहता है। तो इसे यहाँ पर कागन और हैवमैन ने परिभाषा के रूप में बताया है, चिंतन की परिभाषा के रूप में बताया है कि प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यय, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। यानी हमारे मस्तिष्क में जो भी प्रतिमाएं हैं, यानी जो इमेजेस हैं, जो दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़े हमारे मस्तिष्क में इमेजेस हैं, या जो सिंबल्स हैं, या कोई बात है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई नियम है, इन सभी से संबंधित विचारों के जोड़ तोड़ चलते रहते हैं। इन्हें ही चिंतन कहा जाता है। वैसे तो चिंतन प्राणी के मन में होता है, हम सभी को पता है। लेकिन अगर हम चाहें तो किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके चिंतन के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वह चुपचाप उदास बैठा है, तो हम यह जान सकते हैं कि इसके मन में कोई दुखद भाव है या कोई परेशानी है, या किसी गंभीर विषय पर यह चिंतन कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं चिंतन के प्रकार के बारे में। तो जिम्बार्डो और रच ने चिंतन के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है स्वली चिंतन। स्वली चिंतन जिसे ऑटिस्टिक थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। जो भी हम सपने देखते हैं या जो भी हम काल्पनिक विचार करते हैं या जो इच्छाएं होती हैं, यह सभी ऑटिस्टिक थिंकिंग में आती हैं। जैसे आप भविष्य को लेकर कुछ सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि हाँ, मैं तो इस बार एग्ज़ाम में ऐसे नंबर लाऊंगा, मुझे ये इनाम मिलेगा, या मेरे पास ये गाड़ी होगी, ऐसा घर होगा। तो ये सभी क्या है? ये सब काल्पनिक विचार हैं, या हम जो सपने देखते हैं, ये सभी हमारे ऑटिस्टिक थिंकिंग से संबंधित होते हैं। दूसरा है वास्तविक चिंतन या रियलिस्टिक थिंकिंग। इस प्रकार के चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। यानी हम प्रेजेंट में, हम चेतन अवस्था में जो भी चिंतन करते हैं वह वास्तविक चिंतन कहलाता है। और इसी वास्तविकता के सहारे, इसी वास्तविक चिंतन के सहारे व्यक्ति समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करता है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वास्तविक चिंतन को मनोवैज्ञानिक चिंतन भी कहा है, क्योंकि इसमें जो चिंतन होता है वह चेतन अवस्था में होता है। और चेतन क्या है? वो मनोविज्ञान का एक पार्ट है या मनोविज्ञान से संबंधित है। अब यहाँ पर कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन के अन्य 3 भाग बताए हैं, 3 भागों में बांटा है इन्हें। पहला है अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। दूसरा अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। और लास्ट है आलोचनात्मक चिंतन या इवैल्यूएटिव थिंकिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग को। इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। और इसमें व्यक्ति उदाहरण के आधार पर नियम तक पहुंचने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि व्यक्ति विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ता है।
अभिसारी चिंतन या निगमनात्मक चिंतन में व्यक्ति विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जो नियम है वह तो सामान्य होता है, कोई नियम है वो तो सब पर लागू होता है, लेकिन जो उदाहरण होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। और इस चिंतन का उपयोग छोटे बच्चों को शिक्षा देने में अधिक होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर हमें बच्चों को यह ज्ञान देना है कि जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां हरी होती हैं, तो पत्तियां हरी होती हैं यानी वृक्षों की पत्तियां हरी हैं, ये क्या है? यह एक नियम है जो सभी को पता है कि हाँ वृक्ष की पत्तियां हरी होती हैं। लेकिन हमें ये बच्चों को सिखाना है, तो हम क्या करेंगे पहले, और किस चिंतन के द्वारा सिखाना है? अभिसारी चिंतन या निगमनात्मक चिंतन के द्वारा। तो पहले हम उसे आम के पेड़ के पास ले गए और उसकी पत्तियों को दिखाया कि देखो इसकी पत्तियां हरी हैं और यह आम का पेड़ है। फिर उसे मान लीजिए हम नीम के पेड़ के पास ले गए, उसकी पत्तियों को दिखाया कि ये देखो ये नीम का पेड़ है और इसकी पत्तियां हरी हैं। फिर हम उसे घर में मान लीजिए तुलसी का पेड़ है तो हम तुलसी के पेड़ को दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखो तुलसी का पौधा है और इसकी भी पत्तियां हरी हैं। अब यहाँ से वो क्या है, उदाहरण के माध्यम से वो समझ रहा है। फिर उसको बताया जा रहा है कि ये सभी पौधे हैं, पेड़ हैं और इन सभी की पत्तियां हरी हैं। यानी जो वृक्ष है, जो पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां क्या होती हैं? उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये बात हो गई कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ। ये किस में हो रहा है? निगमनात्मक चिंतन में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसे सृजनात्मक चिंतन या क्रिएटिव थिंकिंग भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसे आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें अभिसारी चिंतन का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर हम नियम से किसकी तरफ बढ़ते हैं? उदाहरण की तरफ, या नियम के आधार पर उदाहरण तक पहुँचते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका उपयोग हायर एजुकेशन में या बड़े बच्चों को शिक्षा देने में होता है, क्योंकि उन्हें उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप सभी हैं तो आप सभी को उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप सभी को उदाहरण के द्वारा समझाया जाए। जैसे कि ये वृक्ष देखो इसकी पत्तियां हरी हैं, इसकी पत्तियां हरी हैं। आपको बता दिया गया कि हाँ वृक्ष की पत्तियां हरी होती हैं, या आपको बता दिया गया कि दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो आपको पता चल गया ये नियम कि हाँ दूध का रंग सफ़ेद होता है या वृक्ष की पत्तियां हरी होती हैं। आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या है? ये अपसारी चिंतन का उदाहरण है। अब इसमें व्यक्ति दिए गए नियमों में कई बार अपनी तरफ से कुछ तथ्य भी जोड़ लेता है। जैसे आपको समझाया गया और आपने क्या किया, उसको समझने के लिए अपने अनुसार कुछ और चीज़ें भी उसमें ऐड कर ली। नेक्स्ट है हमारा आलोचनात्मक चिंतन या इवैल्यूएटिव थिंकिंग। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी वस्तु, घटना तथा तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण एवं दोषों की परख कर लेता है और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी जो हमारे अंदर किसी चीज़ को जांच परख करने की क्षमता होती है, वह कहाँ से आती है? वह आलोचनात्मक चिंतन से आती है। या जब हमारे अंदर आलोचनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है तो हम चीज़ों को जांच परख करने लगते हैं, उसके अच्छाई बुराई, उसके गुण दोषों को देखकर ही किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। जैसे आप मार्केट से कोई सामान लेने जा रहे हैं तो आप पहले देखते हैं कि यह यूज़फुल है कि नहीं है, और इसको लेने से कितना फ़ायदा है और इसकी क्या कमियां हैं, जल्दी ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो सारी चीज़ें देखकर ही तब हम किसी सामान को लेते हैं। तो इस तरह से यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।